तो अगर यहाँ पे हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का परिणाम है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन भारत उसी वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूँकि इतिहास उन बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हों, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम इतिहास की सामग्री या स्रोत कहते हैं। अब अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करें तो इनको हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं जो आपके हैं। पहला आपका पुरातात्विक स्रोत यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद ये आपका दूसरा यहाँ पे साहित्यिक स्रोत हो जाएगा, जिसमें आपके साहित्य आ जाएंगे। जितने भी आपके साहित्य आपके लिखित रूप में मिले हैं, जैसे वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, ये सारे आपके साहित्यिक स्रोत में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा विदेशी यात्रियों के जो विवरण थे उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसकी हमें जानकारी विदेशी यात्रियों के विवरण से भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में मुख्यतः हम पुरातात्विक स्रोतों को, साहित्यिक स्रोतों को और विदेशी यात्रियों के विवरण को हम रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की तो पुरातात्विक स्रोत में आपके यहाँ पे अभिलेख आ जाते हैं। इसमें आपकी चित्रकला आ जाती है, इसमें आपकी मोहरें आ जाती हैं, इसमें आपके स्मारक और भवन आ जाते हैं, इसमें आपके सिक्के आ जाते हैं, इसमें आपकी मूर्तियाँ आ जाती हैं। अगर हम बात करें अभिलेख की तो अभिलेख यहाँ पे जितने आपके लिखित दस्तावेज़ मिलते हैं, सरकारी दस्तावेज हों या राजपत्र हों, वे सारे अभिलेख में आ जाते हैं। जो चित्रकलाएँ थीं उनसे हमें क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, हमारी चित्रकला हो जाता है। ऐसी हमारे मोहरें हो जाती हैं। जो हमारे पुराने भवन बने हुए हैं, जैसे आपका ताजमहल है, ऐसे ही जैसे आपके कई सारे मकबरे हैं, तो जितने भी आपके प्राचीन राजाओं के और महल हैं और आपके ताजमहल आप ले सकते हो, जितने भी आपके पुराने स्मारक या भवन हैं उनको हम स्मारक या भवन के अंदर रखते हैं। ये भी आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं और आपके सिक्के भी पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम अभिलेखों के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि जो अभिलेख होते हैं ये इतिहास के निर्माण में हमारी सहायता कैसे करते हैं और ये अभी तक कहाँ कहाँ पाए गए हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व लगभग के हैं। P.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। इसके बाद हम आगे यहाँ बात करें तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आर्माइक लिपियों में मिले हैं। मास्की, गुज्जरा, निट्ठूर एवं उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा इन अभिलेखों में उसे देवनापिय प्रियदसी, देवों का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगीं जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। ये जो आश्रयदाताओं की बात यहाँ पे हो रही है, जो दरबारी कवि होते थे, इन्हीं को हम चारण या भाट कवि भी कहते थे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत, हेलियोडोरस का वेशनगर, विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है।
अब आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको याद रखना है कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये आपका कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रमुख अभिलेख कौन से हैं और ये किस शासक से संबंधित हैं और इनका विषय क्या क्या है। आपके यहाँ पे वीडियो के एग्जाम में आपका यहाँ से एक प्रश्न पिछली बार भी बना था और एक प्रश्न आपका इस बार भी बन सकता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो ये खारवेल शासक से संबंधित है और खारवेल के शासन की घटनाओं का इसमें विवरण दिया गया है। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, यह रुद्रदामन शासकों से संबंधित है। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख, गौतमी बालाश्री इसके रचनाकार हैं और यह सतवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित ये आपका नासिक अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। इनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण आपको प्रयाग स्तंभ लेख में मिल जाएगा। इसके बाद आपका एहलोल अभिलेख है, जो आपका पुलकेशिन से संबंधित है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का द्वितीय विवरण आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भीतरी स्तंभ लेख जो है, ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें आपको प्राप्त होगा भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त की। इसके बाद आपका मंदसौर अभिलेख है, ये आपका मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है और ये मालवा नरेश यशोधर्मन की जो सैनिक उपलब्धियां थी उनका विवरण आपको प्राप्त होगा मंदसौर अभिलेख में। तो यहाँ पे हमने जो आपका पहला ऐतिहासिक स्रोत था अभिलेख वाला, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।